नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। लोकसभा चुनावों से एनडीए और कांग्रेस के गठबंधन में शह और मात का खेल जोरों से चल रहा है। दोनों गठबंधन खुद के विस्तार और मजबूती देने में जुट गए हैं। गठबंधन के खेल में कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन एनडीए के आगे चल रहा है। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिशों में जुटे विपक्षी दलों की 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में अहम बैठक होनी है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी पर आज खास हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन देश के दो गठबंधन एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन अपने विस्तार में जुटे हैं, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा समान विचारधारा वाले दलों को एनडीए और कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन अपने खेमे को मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज और कल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी, जहां वे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की रणनीति तैयार करेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार ने एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद शुरू की थी। महीनों तक चले मेल मुलाकात के बाद पिछले महीने 23 जून को पटना में 15 दलों की बैठक हुई थी। बैठक में सभी के एकजुट होकर चुनाव लड़ने की सहमति बनी थी, जहां बेंगलुरु में दूसरे दौर की वार्ता पर सभी दल एकमत हुए थे। पटना की पहली बैठक में जहां नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर थे, वहीं अब दूसरी बैठक से पहले कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आ चुकी है। बेंगलुरु बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस कर रही है। बैठक कर्नाटक में हो रही है, जहां कांग्रेस सत्ता में है। अध्यक्ष के नाते बैठक की भूमिका तैयार करने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस की होगी। पटना की बैठक में नीतीश कुमार ने बैठक की भूमिका तैयार की थी। उसी तरह बेंगलुरु में राहुल गांधी बैठक का एजेंडा सेट कर सकते हैं। विपक्ष के गुट के नए नाम संयोजक पर होगी चर्चा। कार्यक्रमों आंदोलन पर चर्चा होने की संभावना। सीटों के बंटवारे के लिए समितियों के गठन पर होगा मंथन। सरकार को घेरने के मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली के अध्यादेश यूसीसी पर होगा विचार विमर्श। महंगाई, विदेश नीति, बेरोजगारी, दूसरे मुद्दों पर घेरने की रणनीति पर चर्चा। बैठक से पहले कांग्रेस का राहुल गांधी होंगे। एक तरफ राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी भी सक्रिय हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सोनिया गांधी को गठबंधन की राजनीति का अनुभव रहा है और उनका सकारात्मक संकेत भी मिलने लगा है। जो पटना में शुरुआत की गई थी 23 जून को, 18 जुलाई को बेंगलुरु में इसको आगे ले जाएगा और आप देखते रहेंगे कि एक रचनात्मक कार्यक्रम देश के सामने इन 26 पार्टियों के द्वारा भी तय किया जाएगा। ये सब बातें कल इस पर विचार होंगे और सभी नेता, 26 पार्टियों के नेता आपको संबोधित करेंगे कि अगले जो कदम ये 26 पार्टी लेंगे पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, इस पर कल चर्चा होगी। ये जो फ्रंट बनेगा उसका एक प्यारा सा नाम हम क्या दे सकते, उसके ऊपर चर्चा होगी। और तीसरी बात है कॉमन एजेंडा क्या होगा, प्रोग्राम क्या होगा, ये भी बात है। कांग्रेस विपक्षी एकजुटता की कवायद को विपक्षी गठबंधन के विस्तार के रूप में देख रही है। पटना की बैठक हो या बेंगलुरु की, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को छोड़ दें तो लगभग सभी दल कभी न कभी कांग्रेस के गठबंधन का हिस्सा रह चुके हैं। पर इसके बावजूद कांग्रेस के सामने विपक्षी दलों को एकजुट करने की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला महागठबंधन।
आखिरकार कौन किस पर भारी होगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता हैं देवेंद्र प्रमुख, कांग्रेस नेता हैं मोहिंदर प्रकाश और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हैं निरंजन पोद्दार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत करूंगी कांग्रेस के साथ में। मोहिंदर जी, कितना कारगर साबित होगा महागठबंधन, क्योंकि अभी तो नाम को लेकर ही तमाम तरीके की अटकलें बीच में आ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तमाम अटकलें, तमाम जितनी भी प्रश्न चिन्ह है, सब पर विराम लग जाएगा। कोई भी जब इस किस्म का गठबंधन बनता है तो उसमें समय लगता है। देखिए, नेता का नाम पूछने की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि देश के पार्लियामेंट में, लोकतंत्र में लोग एमपी चुनते हैं और वो एमपी फिर अपना नेता चुनकर वो प्रधानमंत्री बनता है। तो नेता जब चुनने की बात है उसको तो अभी परे रख दीजिए। बीजेपी का जो लोकतंत्र पर हमला हुआ है, उस लोकतंत्र से देश की रक्षा कैसी की जाए, उसके लिए एक किस तरह से अपने लोगों को, सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लाया जाए, उस पर एक योजना बननी है। और देश में आप जानती हैं कि सरकार को जब हटाना हो या सरकार के गलत कामों को हटाना हो तो सरकार को ही हटाना पड़ता है। अब ये बार बार आप देखती जा रही है पिछले 9 साल से इनका विपक्षी पार्टियों पर हमला, जो इनके साथ आ जाए उसके लिए इनके दरवाजे खुल जाते हैं, कानून सारे खत्म हो जाते हैं, ईडी और सीबीआई के मामले खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन विपक्षी एकता का कारण सिर्फ वो ही नहीं है। देश की लोकतंत्र के साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई और देश की जो जितनी भी समस्याएं हैं, देखिए आज से 14 साल पहले या 70 साल पहले जब बाढ़ आती थी तो इसी तरह महंगाई होती थी। इनके 9 साल के विकास की कोई ऐसी खास बात नहीं है जो मोदी जी कह सकें। तो हिंदुस्तान में जनता पिस रही है। ठीक है, विपक्षी दल जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको जेलों में ठूसा जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। तो आज जनता की बात कौन उठाएगा? ठीक है, इसके लिए जनता की आवाज को उठाने के लिए तरीके से सरकार को जो है ये कटघरे में खड़ा कर सके। हाँ, और अपनी सरकार बनाकर जनता के वो काम कर सके। ठीक है, मोहिंदर जी आपके पास वापस लौटूंगी। देवेंद्र जी, जिस तरीके से आरोप भी लगता आ रहा है कि जब महागठबंधन अब शुरू हुआ है उसके बाद से बीजेपी डर चुकी है और अब ना उनका जो अपना गठबंधन है उस पर जोर देना शुरू किया है। अब बीजेपी को याद आई है, अब बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है। देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो ये क्लियर करूंगा कि बीजेपी ने अपने जो गठबंधन की आपने बात की है, अभी विपक्ष के लोग इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, एक बेमेल विवाह शादी निकाह जो है वो नहीं बन पा रहा उनका। लेकिन बीजेपी ने तो बहुत पहले से ही अपने साथियों को जो है संभाल कर रखा है। किसी को कोई दिक्कत है तो उनको मना लिया है, उनको ठीक कर लिया है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे साथी हमको याद दिला रहे थे कि लोकतंत्र खतरा में है, लोकतंत्र खतरे में जब था, जब 84 की घटना को याद करोगे, 75 को करोगे, जब अमर सिंह की याद दिलाओगे, लोगों को कैसे कैसे नेताओं को हत्या तक की थी। नेताओं की जो क्रांतिकारी नेता थे उनकी हत्या भी हुई थी जेलों में बंद कर, जब जरूरत थी इस तरीके की लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र आज दुनिया का सबसे महानतम लोकतंत्रों में से एक है जिसकी विश्व में चर्चा है। आज गठबंधन की टेंशन नहीं है, एक विपक्ष को चेहरा नहीं मिल पा रहा। 2024 के लिए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ना, वो अपने क्षेत्रों में सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश वाले कैसे लड़े, बंगाल वाले कैसे अपने सम्मान को बचाएं। और जिस तरीके की ये राहुल गांधी जी का नेतृत्व से बात कर रहे हैं कि आकर इन्होंने कहा था कि नीतीश जी ने भी कुछ दिन पहले ये अपना एक गाड़ी और बैल जो देसी भाषा में बोलते जोड़कर चले थे बिहार से, लेकिन उनका पहिया जो पिंचर, उसमें लकड़ी का पहिया होता था, लकड़ी का वो टूट जाता था पिंचर में, तो वो टूट गया रास्ते में। अब राहुल जी ने हवा भर के दोबारा से उसको टाइट करने का प्रयास किया है और फिर एक कुंभा भानुमति वाला जोड़ने का प्रयास किया, जिसे बेमेल विवाह क्यों। सबने अपने अपने सर पर ताज रख रखे हैं, सब दूल्हा है, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन कोई उनके पीछे चलने के लिए कैबिनेट में जिस तरीके की एक टीम में जरूरत है कोई नहीं। अगर 11 प्लेयर टीम में तो 11 के 11 कैप्टन है, कोई भी कहीं किसी फ्रंट पर फील्डिंग करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं आप एक गेंद आएगी और उस गेंद में जब शॉट लगेगा मोदी जी का तो बाउंड्री के बाहर जाएगी, क्योंकि कैच पकड़ने वाले तो है ही नहीं, सारे तो कैप्टन ही तो हैं। कैप्टनशिप की ही तो लड़ाई है। यहाँ कहां निशान की बात कर रहे हो आप, यहाँ टीम की कहां बात कर रहे हैं, सेवकों की कहां बात कर रहे हैं। तो 9 वर्ष में सेवा की है। कोरोना काल, वैश्विक महामारी के दौरान
जिस तरह से पूरे विश्व की मदद करते हुए भारत को विश्व शक्ति बनाया है। विश्व आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। ये लोग जो हमें याद दिला रहे हैं ना, ये जो है अनपढ़ लोगों के सामने चलता था। आज देश का युवा शिक्षित है और अपना हिसाब इस पर रखता हूँ उंगलियों पर। ठीक है देवेंद्र जी, आपके पास वापस लौटूंगी, एक एक प्रतिक्रिया सबसे ले लेती हूँ। ठीक है निरंजन जी, कितना कारगर साबित होगा महागठबंधन, क्योंकि एक तरफ तो एनडीए भी विस्तार में लगी है, दूसरी तरफ महागठबंधन में एक नहीं दो नहीं बल्कि अब 26 पार्टियां कैसे संभलेंगी आपके नजरिए से? देखिए पंकज जी, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं और विपक्षी दल जो है वो एक गठबंधन बनाने की बात कवायद तो कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये एक मंच के ऊपर या एक मीटिंग के अंदर एक सीट के अंदर ये लोग दिखाई देते हैं, इसके अंदर एक चीज बहुत आपको स्पष्ट समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले तो देखिए जो गठबंधन के अंदर जितने दल हैं वो कोई भी दल यहाँ पे सेक्रीफाइस या यूं कहूं कि कोई भी दल जो है अपने हिस्से को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। आप इस चीज को भी समझ लीजिए। तो ये गठबंधन या ये जो बेमेल दोस्ती है ये ऐसी कही जाएगी जिसको कहते हैं ना कि दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना, तो ये उसी स्टाइल के अंदर ये दोस्ती बन रही है। और दूसरी बात इसके अंदर पंकज जी सबसे बड़ी बात क्या है कि एक दूसरे के साथ दल मिल जाते हैं लेकिन दिल मिलता है या नहीं मिलता, ये चीज समझने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब चुनाव आएंगे 2024 के चुनाव में अभी लगभग समझ लीजिए 8 से 9 महीने बाकी हैं, और 8 से 9 महीने के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे अभी जब शुरुआत के अंदर ही कंडीशंस चालू हो गई, आम आदमी पार्टी कहती है कि जी हम इस खेमे में तब आएंगे जब आप इस तरीके का ऐसे ऐसे समर्थन करोगे तब। समाजवादी पार्टी कहती है जी आप जो है उत्तर प्रदेश को छोड़ दो, अगर आपको मोदी जी को हराना हो तो उत्तर प्रदेश के अंदर केवल उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी को दे दो। ऐसे ही ममता बनर्जी कहती है कि जी अगर आपको मोदी जी हराना है, बीजेपी हरानी है तो वेस्ट बंगाल जो है वहां से बाकी की पार्टियां चुनाव लड़ने का विचार छोड़ दें। तो कहने का तात्पर्य है कि इस तरीके के जो बेमेल गठबंधन होते हैं ये चुनाव से पहले भी हमने देखा है कि इनकी कोई बहुत ज्यादा सार्थकता नहीं होती, और चुनाव के बाद में तो और ज्यादा इनकी फजीयत होती है। क्योंकि चाहे हम 89 का गठबंधन देख लें, उस टाइम परिप्रेक्ष्य अलग था। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के गठबंधन में शामिल होती थी और कांग्रेस को हटाने के लिए इकट्ठी होती थी। तो उस टाइम भी ऐसे ही होता था, दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्यम मार्गी सारे के सारे इकट्ठे होते थे, एक एजेंडा होता था कि कांग्रेस को हटाओ। और ऐसे ही हम बात करें 78-79 की, तो 78-79 के अंदर लेकिन इनकी परिणति क्या हुई? 89 के अंदर आपने देखा होगा कि 2 साल के अंदर देश ने 4 प्रधानमंत्री देखे। तो इस तरीके का जो गठबंधन होते हैं, देखिए जब तक एक पार्टी का खूंटा मजबूत नहीं होगा, अगर बिल्कुल जब तक एक कोई एक पार्टी नेतृत्व नहीं करेगी, बिल्कुल उसके पास 200 के लगभग सीटें नहीं है, तो आप इस गठबंधन का कोई चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद में भी इसका कोई बहुत बड़ा भविष्य मान करके नहीं चला जा सकता। ठीक है निरंजन जी, ठीक है। मोहिंदर जी, क्या लगता है पार्टी का नेतृत्व वो सामने आ ही नहीं रहा है कि आखिरकार नेतृत्व कर कौन रहा है? पटना में होती है बैठक तो नीतीश कुमार करते हैं, अब अगर बेंगलुरु में हो रही है तो अब सोनिया गांधी खुद आ गई हैं। तो क्या लगता है जिस तरीके से अध्यादेश को लेकर भी पैच फंसा हुआ है, आम आदमी पार्टी साथ देगी आपका अगर इस बैठक में सहमति नहीं बनती है? तो देखिए मैडम, 2 चीज बड़ी क्लियर कर दूं आपको। एक तो विपक्षी एकता और बीजेपी में भजी खलबली, जो विश्वास की कमी हो गई है प्रधानमंत्री में, इन दोनों बातों को बड़े प्यार से मैं क्लियर करता हूं। विपक्षी एकता तो अब होकर रहेगी। हम सारे के सारे भारतीय हैं, ठीक है, कोई विदेशी तो है नहीं। किस दल के साथ किसका कब संबंध बनेगा, ये बीजेपी के साथ भी संबंध हो चुके लोगों के और हमारे साथ भी हो चुके। ठीक है, बीजेपी जिनको दोबारा वापस बुला रही है वो उसके विश्वास के जो कमी होने का एक संदेशा है। हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हेलो मोहिंदर जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। तो इसमें मैं 2 छोटी छोटी बातें और कह दूं। 2014 के इलेक्शन में इन्होंने मनमोहन सिंह जी को बदनाम किया। ठीक, 2G, कोयला, ये एक कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 तक आते आते वो सारे मामले खत्म हो गए। दामाद जी, अब तक दामाद जी के ऊपर कोई एक FIR तक नहीं गई। अच्छा, 2019 में इन्होंने हिंदू कार्ड खेला और पुलवामा का कार्ड खेला।
जो ये 200 से ऊपर नहीं आ रहे थे किसी भी सर्वे में, इनका 10% वोट ऑफ बैंक बढ़ गया और ये 300 के पार आकर बैठ गए। आज जब ये देखिए, महंगाई की कोई सीमा नहीं, हिंदू और यूसीसी इनके पीछे पड़ गए। अब बीजेपी यूसीसी को नहीं कर रही क्योंकि वो हिंदुओं के खिलाफ है, और जो हिंदू कार्ड है इनका, राम मंदिर का कार्ड है, ठीक है, वो सब फेल है। लेकिन मोहिंदर जी लेकिन अपना कुनबा तो बढ़ा रही है ना बीजेपी। पटना में बैठक देखिएगा, बिहार में पिछली बार बैठक हुई है, अजीत पवार गुस्सा हो गए, वो चले गए, तो आखिरकार अपना कुनबा वो बढ़ा रही है, चाहे वो ऑपरेशन लोटस की बात के तहत कर लो या कैसे भी, वो तो आगे बढ़ रहे हैं। आपका गठबंधन बनते बनते ही बीच में से कोई निकल जा रहा है। इस बार 26 पार्टियां हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार कांग्रेस नेतृत्व कर रही है तो और पार्टियां गुस्सा हो जाएं और वो निकल कर चली जाएं? नहीं मैडम, आप देखिए, बीजेपी ने जिन लोगों को भगा दिया था, बेइज्जती करके भगा दिया था, आज उन्हें लगा कि भाई हम तो पिटने वाले हैं, तो उन्हीं को हाथ जोड़ जोड़ कर वापस ला रहे हैं। रामविलास पासवान का बेटा, मेरे लिए नाम लेने फिजूल है। मैं अब अपनी बात पे आता हूँ। जब महाराष्ट्र में इनको एक शिवसेना को तोड़ के इन्होंने कर लिया था, उसके बाद क्या किया कि भाई बात नहीं बनेगी, पब्लिक जनता साथ नहीं आ रही, तो अब एनसीपी को तोड़ा। अब जब एनसीपी को तोड़ने के बाद भी बात नहीं बन रही, तो एनसीपी के लोगों को भेज दिया शरद पवार के पांव पकड़ने के लिए कि भाई शरद पवार जी को लेके आइए। तो आप चिंता मत कीजिए, जनता है वो, देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षक जनता है। वो कोशिश तो कर रहे हैं ना आपको तोड़ने की, आपको एक होने नहीं दे रहे हैं। और बात जब नेतृत्व की आती है तो हर कोई तो खुद को प्रधानमंत्री समझ रहा है ना। अगर राहुल गांधी की बात करें तो कांग्रेस मानती है, आम आदमी पार्टी की बात करें तो इस दौरान अरविंद केजरीवाल हैं, उधर ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वहां पर उनका ही जो दबदबा है उसी तरीके से चुनाव लड़ा जाए। तो यहां पर जहां नाम को लेकर इतनी दिक्कत है, वहां जब सीटों का बंटवारा होगा, आप नहीं समझ रहे 26 दल कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, 40 दलों की भी अध्यक्षता की है श्रीमती सोनिया गांधी ने। 10 साल बड़े, जिसे कहते हैं ना, आराम से सरकार चलाई, इतने बड़े गठबंधन की। ठीक है, इतने गठबंधन के साथी थे, और आप यकीन जानिए, भ्रम में मत रहिए, बिल्कुल साफ तरीके से सामने आपके 26 के 26 पार्टियां पूरी एकदम साथ में रहेंगी 2024 में। ठीक है, बिल्कुल साथ रहेंगे मैडम, बिल्कुल साथ रहेंगे, बल्कि और लोग जुड़ेंगे आकर। चलिए देवेंद्र जी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में है महागठबंधन वाले, और कह रहे हैं साफ तौर पर कि आप जो हैं वो बीच में से तोड़कर भले ही ले जाते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस पूरा है, कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। 2024 में आपको मात देनी है। ये महागठबंधन का पुरजोर से एकदम अपना एक संकल्प मान लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है जी, ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, अति उत्साह है, या फिर एक कम समझ की बात है, क्योंकि तथ्य के साथ बोलना पड़ता है टीवी पर। और दूसरी बात जो है, मैं कहूंगा कि ये गठबंधन नहीं है, ठग बंधन है। हमारे मित्रों ने जिस तरीके से 2G का नाम दिया, 2G घोटाला, ये चर्चित रहे घोटाले, ये विश्व चर्चित है, जिनकी सफाई दे रहे हैं हमारे मित्र, आज से पता लगता है। और ये दामाजी कुछ नहीं हुआ क्या? अरे जमानत पर है मेरे भाई, कुछ नहीं, कोई जमानत पर नहीं है, फर्जी जमानत है, फर्जी मुकदमे, फर्जी जमानत पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जमानत को और ईडीआई कोई नहीं है, कुछ नहीं है। अरे कितने साल जाना चलेगी? कितने साल इंक्वायरी चलेगी? आप गठबंधन कोई लिमिट है? देखिए, मैंने चलाते रहिए, 2 मिनट उनको खुश रखिए, मत रहिए, और बनाए रखिए, सुनिए। अरे कुछ नहीं। मोहिंदर जी सुन लीजिए, आपकी बात को आराम से सुन रहे थे, अब आप भी सुन लीजिए। अब आप जेल जाएंगे। आप ये डिबेट का नियम होता है। मैं तुमसे ज्यादा जो है ना, आवाज का भी दमदार हूँ और फेस से भी दमदार हूँ, और सच भी तुमसे ज्यादा रख सकता हूँ। आप और कुछ नहीं, कमजोर है, नहीं बहुत कमजोर है आप। सुन लीजिए, याद दिला रहा हूँ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दामाद जी और पूरी कांग्रेस जमानत पर, अच्छे से कितने दिन जमानत कर रहे हैं। अरे कब तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे यार? सड़कों पर लौट रहे हैं, कब तक? ये पूरा देश जानता है। अरे कोई देश नहीं जानता, बेवकूफ बनाया देश को। जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं ना, अब जनता नहीं सुनेगी, जमानत पर है, बाहर जाने का रास्ता तय है। का बेटा जो तुम्हारे साथ बड़ी भूमिका में नीतीश जी क्यों पीछे हटे हैं? ठीक है, आज आईसीयू में हो, की मैंने बात की जिसमें आईसीयू में हो, आईसीयू में। वो इसलिए लगा कि वो जब तेजस्वी और उन पर घोटाले शुरू हो गए, खुद में बिहार वालों पर,
तो उन्हें पता लगा कांग्रेस को कि ये घोटालों के नाम लेते हो, घोटाले की सजा नहीं मिलती किसी को, बचा पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ और एक चीज झूठे आदमी हो, झूठे मक्का। 60 वर्षों में इस देश के साथ जो आप लोगों ने किया है, सिर्फ उसका हल्का सा आपको याद दिलाने का काम किया है। कुछ नहीं, ढोंगी ना तो एक भी बाहर नहीं रहेगा। लुटेरे हो, लुटेरे। लेकिन एक भी बिल्कुल, लेकिन पूरी चोरी शुरू होगी, जो भ्रष्टाचार नाच किया है इस देश के साथ, निर्दोष सिखों की हत्याओं से लेकर उन नेताओं को, अरे आपकी जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार की नहीं करते, बहुत सरदार आपको पसंद ही नहीं करते। महेंद्र जी सुन लीजिए फिर जवाब का नाम झूठा मैं आऊंगी लेते आपके हैं। पास में। हाँ। अरे वो सरदार आपसे समझौता नहीं कर रहे। सुनने की तो क्षमता है नहीं आप लोगों में। अरे सरदार आपसे समझौता नहीं करते। ठीक है, कैसा घोटाला था? ठीक है देवेंद्र जी मुद्दे से नहीं कोई घोटाला नहीं। देवेंद्र जी ठीक है, घोटाला नहीं, कोर्ट ने साफ कर दिया, कोई घोटाला नहीं। कौन सा बीच में डिबेट में कर अपनी बात रख देंगे, इनमें कौन सी कोर्ट में, हाई कोर्ट ने साफ कर दिया 2G कोई घोटाला नहीं है, कोयला कोई घोटाला नहीं है। ठीक है महेंद्र जी, देवेंद्र जी, हाँ ठीक है, परिवार महेंद्र जी आराम से, महेंद्र जी आराम से। मैं इनकी औकात बताना चाहता हूँ। हाँ। जिस मुद्दे पर तुम्हारी औकात पता लग रही है अभी। इन्होंने देश के साथ जो गद्दारी किया उसका जवाब दूंगा। तुम्हारी औकात पता लगेगी। काम किया 70 वर्षों तक उसका जवाब दूंगा। चाइना और पाकिस्तान इनके दामाद बनकर इनके सर पर बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाए ये लोग। ठीक है, बात करते हैं। अरे राहुल गांधी जाकर विदेश के खिलाफ स्पीच देता है, भाषण देता है, और तुम देश की बात करते हो। यह भारत राहुल गांधी का नाम मुंह में मत लाना। और भ्रमण करने चले गए अमेरिका, इंग्लैंड। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ठीक है। अरे मणिपुर में लोग मर रहे हैं, तुम वहाँ फ्रांस में घूम रहे हो। मोदी जी के खिलाफ ठीक है देवेंद्र जी सुन लीजिए अब। देवेंद्र जी पर्सनली तो देवेंद्र जी आप मेरी बात तो सुनिए। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है अब आप कुछ नहीं। देवेंद्र जी महेंद्र जी आप मेरी बात सुनिए। नहीं इस तरीके से काम किया है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, 80% ठीक है देवेंद्र जी आपकी पार्टी समूह का आशीर्वाद है, जिस वजह से देवेंद्र जी जनता जानती है बीजेपी कांग्रेस या सभी पार्टियों को। ठीक है देवेंद्र जी, देवेंद्र जी मुद्दे पर आप बात कीजिए, मुद्दे से अलग मत भटकिए। देवेंद्र जी पर्सनली तौर पर नहीं जाना है, मुद्दा आज का गठबंधन को लेकर है। नहीं आप दोनों डिबेट रोकने का परिणाम क्या होता है? आप दोनों का मुझे देवेंद्र जी, मोनिंदर जी, अगर मैं मुझे म्यूट करना पड़ेगा। काउंटर कर सकता हूँ किसी भी फाइल में जाकर बाउंड्री के बाहर। ठीक है देवेंद्र जी, वापस लौटूंगी आपके पास में। निरंजन जी, ठीक है देवेंद्र जी अब आवाज म्यूट कीजिए। ठीक है निरंजन जी, क्या लगता है, आरोप प्रत्यारोप आप सुन ही रहे हैं दोनों पार्टी की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पर भी आरोप लगता है कि वॉशिंग मशीन को लेकर तमाम आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, उधर से जीतन राम मांझी का ये आया है कि भले ही महागठबंधन बनने जा रहा है लेकिन जेडीयू टूट रही है बिहार में। ऐसे अलग अलग पार्टियों से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या लगता है आपको? देखिए पंकज जी, आपको मैं एक चीज बताऊं, राजनीतिक लोग जो है वो इन्होंने कोई एनजीओ नहीं खोल रखी। मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूं, और जब भी जो कहने को आप कुछ भी कहे, लेकिन अगर ये जिस तरीके से कहते हैं कि या मान लीजिए जिस तरीके से आज की तारीख में एक माहौल बनाया जाता है कि भाई जिसको ईडी और सीबीआई का डरा करके उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया जाता, अगर पंकज जी वही बात होती तो आप ये मान के चलिए आज की तारीख में भारत जो है वो विपक्षहीन होता। आज यहाँ पे किसी की इतनी औकात नहीं है जो किसी भी राज्य के अंदर सरकार में है, किसी भी राज्य के अंदर सत्ता में है और उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई आरोप ना लग सकता हो, ऐसी कोई संभव नहीं है। एक निगम पार्षद के ऊपर भी किसी भी प्रकार का आरोप, आर्थिक आरोप लगा सकते हैं आप, लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि जो भी आदमी राजनीति में आता है वो सबसे पहले अपना राजनीतिक लाभ देखना चाहता है, और जिसको अपना राजनीतिक भविष्य जिस पार्टी के अंदर उज्जवल दिखाई देता है उसको लगता है कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी में मेरा राजनीतिक भविष्य उज्जवल है, सत्ता के साथ मैं रहना चाहता हूं। चाहे आप सुभाष पार्टी की बात करिए, ओम प्रकाश राजभर जी जो दोबारा से
घूम करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए हैं, कल जाकर के उनसे गठबंधन किया, तो उन्होंने ऐसे ही नहीं कर लिया। उन्होंने अपना राजनीतिक गुणा भाग जरूर देखा। अजित पवार जी को कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि उन्होंने भी अपना गुणा भाग किया। तो लेकिन जैसे ही विपक्षियों के अंदर भी क्या कहानी है कि भारतीय जनता, ये जैसे इनके ऊपर वॉशिंग मशीन का आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर कांग्रेस छोड़ करके, समाजवादी पार्टी छोड़ करके, एनसीपी छोड़ करके जैसे ही बीजेपी में शामिल होता है, ये मुखर रूप से उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना चालू कर देते हैं कि ये भ्रष्टाचारी था, बीजेपी में जाकर के वॉशिंग मशीन से धुलाई होगी। लेकिन निरंजन जी ऐसा नहीं है, बीजेपी भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। वो आपकी पार्टी में था, लेकिन निरंजन जी लेकिन बीजेपी भी तो पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, उसके बाद पार्टी में वो शामिल हो जाते हैं, ये भी तो है ना। देखिए पंकज जी, निश्चित रूप से मैं आपको यही बात कह रहा था कि कोई भी पार्टी यहाँ पे एनजीओ संचालित नहीं कर रही है। सभी पार्टियां अपना राजनीतिक नफा नुकसान देख रही हैं। और राजनीति के अंदर आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना राजनीति के अंदर एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा आज की तारीख में मानी जाएगी। इसमें एक बात और कहूंगा पंकज जी, अगर आप मुझे अनुमति दें जल्दी से, क्योंकि समय नहीं है निरंजन जी। देखिए ऐसा है, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, लेकिन उससे पहले भारत के अंदर लगभग 5 से 6 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होते हैं। और उन विधानसभा राज्यों के अंदर जिनमें विधानसभा चुनाव होने, उनके अंदर 3 प्रमुख राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। और ये 3 राज्य महत्वपूर्ण है। और इन राज्यों के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी जीती, कांग्रेस हारी, तो वैसे मोमेंटम बन जाएगा। और अगर इनके अंदर कांग्रेस जीती और मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी हारी, तो इनके अंदर आपस में इनके धमा चौकड़ी होगी। राजस्थान में आप देखेंगे दोबारा से अशोक गहलोत, सचिन पायलट की लड़ाई। पार्टियों में ही आपस में बिल्कुल। निरंजन जी ठीक है, समय कम होने के चलते मोहिंदर जी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। जो है उनको कहिएगा थोड़ा बीजेपी का ही साथ दे रहे हैं, तो राजनीतिक विषय से छोड़कर बीजेपी का दामन ले लें। जहां तक बात आई इसकी, देखिए राजनीतिक तौर पर किसी पर आक्षेप लगाना अलग बात है और उसका सिद्ध होना अलग बात है। ठीक है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दामाद जी, इन पर कितने दिन तक इंक्वायरी चलेगी मैडम? कोई अंत है? एक इंक्वायरी में किसी शख्स को डाल दीजिए, वो बेचारा जिंदगी भर भुगतता रहेगा। कोर्ट के अंदर डेट पे डेट पड़ती करी जाती है, कोई अंत ही नहीं है। ठीक है। जहां तक ताल्लुक है, देखिए कर्नाटक का इलेक्शन आंख खोलने वाला है। वहाँ कर्नाटक के लोगों पर, सरकार पर जो बीजेपी की थी, उस पर आक्षेप लगे। बिल्कुल ठीक है। जनार्दन दिया। मोहिंदर जी समय कर्नाटक तक जाने की नहीं है, समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे चर्चा के लिए। मैं चाहूंगी बिल्कुल थोड़ा 30 सेकंड का कमेंट आपसे कि पूरे इस पे महागठबंधन पर आपकी क्या राय है, मतलब किस तरीके से महागठबंधन को लेकर आज जो बैठक है उसमें कौन कौन से अहम मुद्दे, जल्दी से 30 सेकंड। मुझसे क्वेश्चन है मोहिंदर जी आप ही से। देखिए राजनीतिक तौर पर बातें हो रही हैं और मैच्योर लोग हैं, बहुत ही सीजन लोग हैं जिन्होंने सरकार भी चलाई है और जो पिछले 40-50 साल से देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं, जिनका नाम भी है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे सोनिया गांधी हो, यानी कि पूरे तरीके से महागठबंधन जो है वो अपने रण के लिए तैयार हो रहा है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। चलिए आप तीनों मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरीके से 17 और 18 तारीख को महागठबंधन को लेकर अब बैठक होने जा रही है, बेंगलुरु में ये बैठक होगी जहां पर 26 जो दल हैं वो एक साथ में नजर आएंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये 26 जो गठबंधन के में जो शामिल हो रहे हैं महागठबंधन में, क्या ये 2024 की नैया पार करेंगे या फिर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे और उसका जो फायदा है वो एनडीए उठाकर ले जाएगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।